ये कहानी शुरू होती है 13 अक्टूबर 1972 से, जब एक रग्बी टीम अपना फाइनल मैच खेलने के लिए चिले जा रही थी। ये सभी काफी खुश थे क्योंकि इनमें से कई लोग पहली बार अपनी कंट्री से बाहर जा रहे थे। कुछ खिलाड़ियों के साथ उनके फैमिली मेंबर भी थे जो उन्हें सपोर्ट करने के लिए उनके साथ चिले जा रहे थे। जल्द ही प्लेन टेक ऑफ हो गया और एंडेस माउंटेन से होकर चिले की तरफ बढ़ने लगा। अब कुछ मिनटों तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, पर तभी अचानक से प्लेन में हल्की फुल्की कंपन महसूस होने लगी। अंदर बैठे एक पैसेंजर ने बताया कि जब कोई प्लेन पहाड़ों के ऊपर से गुजरता है तो प्लेन में टर्बुलेंस होता है, लेकिन जैसे जैसे ये प्लेन आगे बढ़ रहा था इसका टर्बुलेंस भी बढ़ता जा रहा था। हालत इतनी खराब थी कि प्लेन के अंदर मौजूद सारा सामान इधर उधर बिखरने लगा। पायलट्स इस प्लेन को संभालने की कोशिश कर रहे थे, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाते ये प्लेन एक पहाड़ से टकराता है और दो हिस्सों में अलग हो जाता है। एक खिलाड़ी तो प्लेन के पिछले पार्ट के साथ ही उड़ जाता है, जबकि प्लेन का अगला हिस्सा बर्फ की बड़ी सी चट्टान से जा टकराता है। ये टकराव इतना तेज था कि प्लेन की सभी सीट्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ गईं और कई लोग तो उसमें कुचलकर मारे गए। अब जो लोग इस दुर्घटना से बच गए थे उन्होंने खुद को संभाला और प्लेन में मौजूद बाकी लोगों की मदद की। कुछ लोग फॉरेन पायलट्स के पास पहुंचे और उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान ये दोनों पायलट्स भी मारे गए। ये प्लेन खून से सन चुका था और चारों तरफ लाशें बिखरी हुई थीं। इस प्लेन में कुल 45 लोग ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन इस क्रैश के बाद 18 लोगों की जान चली गई। अब चूंकि ये प्लेन शाम को उड़ा था, इसलिए थोड़ी देर में ही रात हो गई और बाहर का टेम्परेचर तेजी से गिरने लगा। अब ठंड से बचने के लिए ये सभी लोग एक दूसरे से लिपट कर बैठ गए और डेड बॉडीज को यूज करके प्लेन के सभी होल्स को ब्लॉक कर दिया ताकि बाहर की ठंडी हवा अंदर न आ सके। इन सभी की हालत काफी खराब थी और ये अभी भी काफी गहरे सदमे में थे। खैर, जैसे तैसे करके इन लोगों ने रात गुजारी और जब सुबह धूप निकली तो इन सभी की जान में जान आई। जब ये प्लेन से बाहर आए तो इन्हें चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर दिखाई दी और आसपास ना तो कोई घर था, ना ही कोई जानवर और ना ही कोई पेड़ पौधे। अब सबसे पहले इन लोगों ने प्लेन की सीट्स को बाहर निकाला ताकि प्लेन के अंदर सभी के सोने की जगह बन सके। इसके बाद उन्होंने जख्मी लोगों को धूप में लिटाया और बर्फ को पिघलाकर पानी बनाया। इसके बाद इन्होंने सभी के सामान की जांच करी और कोई काम की चीज मिलने पर उसे एक अलग सूटकेस में रखते गए। अब जो लोग इस दुर्घटना में मारे गए थे उनकी बॉडीज को प्लेन से दूर लाया गया और उन्हें बर्फ से ढक दिया गया ताकि उन्हें सड़ने से बचाया जा सके, और जब यहाँ मदद पहुँचे तो वो इन बॉडीज को साथ ले जा सके। जब चीजें थोड़ी सुलझ गयी तो इन लोगों ने थोड़ा आराम किया और थोड़ा सा खाना खाया। हालांकि ये सभी जानते थे कि ये खाना उन्हें तब तक चलाना होगा जब तक उनके पास कोई मदद न पहुँचे। अब ये बातें चली रही होती हैं कि तभी इनके ऊपर से एक प्लेन गुजरता है और ये सभी जोर जोर से चिल्लाकर अपनी मौजूदगी बयां करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो प्लेन काफी ऊंचाई पर था। कुछ घंटों में रात हो गई और ये सभी एक्स्ट्रा कपड़े पहनकर प्लेन के अंदर छुप गए और अंदर मौजूद लगेज का इस्तेमाल करके प्लेन के सभी होल्स को बंद कर दिया। ये रात भी गुजर गई और अगली सुबह नैंडो नाम के एक आदमी को होश आया जो प्लेन क्रैश के बाद से ही बेहोश पड़ा था। नैंडो की हालत इतनी खराब थी कि वो अपने पैरों पर खड़े होने लायक भी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी बहन के पास गया और उसे गले से लगा लिया। जब नैंडो ने अपनी माँ के बारे में पूछा तो उसे बताया गया कि उसकी माँ मर चुकी है। ये सुनकर उसे काफी दुख हुआ और वो अपने पिता के बारे में सोचने लगा जो घर पर बिल्कुल अकेले थे। इधर बाकी लोगों ने दोबारा से बर्फ पिघलाई और थोड़ा पानी इकट्ठा किया। उन्होंने जमीन पर एक्स का साइन भी बनाया ताकि कोई उसे देख सके और इनकी मदद के लिए आ सके। तभी एक और प्लेन इनके ऊपर से गुजरा और इन लोगों ने शीशे चमकाकर उसका ध्यान खींचने की कोशिश की, लेकिन ये प्लेन भी यहाँ से चला गया। इन लोगों को लग रहा था कि शायद उस प्लेन ने इन्हें देख लिया है और अब बहुत जल्द इन तक मदद पहुँच जाएगी, लेकिन एक रात और गुजर गई और कोई इन्हें बचाने नहीं आया। इसके बाद इस ग्रुप ने डिस्कस किया कि वो इस बंजर इलाके में अपनी जान कैसे बचा सकते हैं। तभी इन्हें ख्याल आया कि प्लेन के पिछले हिस्से में कुछ बैटरीज पड़ी थी और अगर वो उन बैटरीज को ले आए तो उसकी मदद से वो प्लेन के रेडियो को चला सकते हैं और बाहरी दुनिया से संपर्क बना सकते हैं। अब सभी को ये आइडिया पसंद आया और उन्होंने इस काम को अंजाम देने का फैसला किया। इसके बाद इन्होंने लेदर और कांच का इस्तेमाल करके कुछ गॉगल्स बनाए और ग्रुप के 4 लोग उन बैटरीज को लाने चले गए। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद जब उन्होंने वापस मुड़कर देखा तो उन्हें उनका प्लेन कहीं दिखाई नहीं दिया और अब उन्हें एहसास हुआ कि इतने सारे स्नो के बीच किसी को भी उनका प्लेन नहीं दिखेगा और शायद इसीलिए अभी तक कोई इन्हें बचाने नहीं आया। अब ये लोग आगे बढ़ते कि तभी वहाँ मौजूद बर्फ खिसकने लगी और ये देखकर इन लोगों ने वापस मुड़ने का फैसला किया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक हफ्ते बाद प्लेन में मौजूद सारा खाना खत्म हो गया। अब ये इलाका बर्फ से ढका हुआ था और आसपास ना तो कोई जानवर था और ना ही कोई पेड़ पौधे। अब भूख से मजबूर इन लोगों ने पत्थर पर जमी गाय को खाने का फैसला किया, लेकिन इसका स्वाद। यहाँ नैंडो ने कहा कि अगर उसे मरे हुए लोगों की बॉडीज भी खानी पड़े तो वो खुद को जिंदा रखने के लिए ये भी करेगा। जल्दी इन सभी के बीच बहस होने लगी कि इन्हें मरे हुए लोगों को खा लेना चाहिए या फिर खुद भूख से मर जाना चाहिए। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और वक्त के साथ साथ इनकी भूख भी बढ़ती गई। हाल ये था कि ये सभी अपने जूतों की लेस और सिगरेट तक खाने पर मजबूर हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी भूख नहीं मिटी। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर गए और भूख के चलते नैंडो की बीमार बहन मारी गई। अब मौत को इतने करीब से देखकर उन खिलाड़ियों में से एक जिसका नाम कोको था उसने अपनी फैमिली के लिए एक लेटर लिखा।
समय गुजरता गया और इन लोगों ने जैसे तैसे करके खुद को 9 दिनों तक जिंदा रखा, लेकिन अब तक इनकी भूख इतनी बढ़ चुकी थी कि इनके दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया था और अब इनकी मौत इनसे सिर्फ एक कदम दूर थी। अब इनके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए इन्होंने उन डेड बॉडीज को खाने का फैसला किया। सबसे पहले 4 लोग प्लेन से बाहर गए और लाशों को काट कर खाने लगे और उन लोगों को खाता देख कुछ और लोगों ने भी अपना मन बदल दिया। लेकिन इसके बावजूद भी 5 लोग ऐसे थे जिन्हें अपनी मौत तक मंजूर थी, पर किसी दूसरे इंसान को खाना नहीं। अगले दिन से ये लाशों को दूर ले जाकर काटने लगे ताकि उन 5 लोगों को कोई भी तकलीफ ना हो। इसी दौरान उन्हें बर्फ में दबा एक सूटकेस मिला जिसके अंदर से एक रेडियो निकला। इन लोगों ने चीजों को जोड़कर एक काम चला हुआ एंटीना बनाया और उस रेडियो पर न्यूज सुनी। यहाँ उन्हें ये बात पता लगी कि सरकार ने उनकी खोज में कई रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए थे और लगभग 66 हवाई जहाजों को इनकी तलाश में भेजा था। लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद जब इन लोगों का कोई अता पता नहीं था तो सरकार ने इन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया। अब ये खबर सुनकर ग्रुप के सभी लोगों की हिम्मत टूट गई और उनके जिंदा बचे रहने की सारी उम्मीद मिट्टी में मिल गई। अब उन बचे हुए 5 लोगों में से 4 लोगों ने भी मांस को खा लिया, क्योंकि वो ये जान चुके थे कि अब कोई उन्हें बचाने नहीं आएगा। यहाँ ग्रुप के 3 लोगों ने दोबारा से उन बैटरीज को लाने का फैसला किया ताकि वो उसका इस्तेमाल करके बाहरी दुनिया से संपर्क बना सके और उन्हें बता सके कि वो अभी भी जिंदा हैं। इसके बाद ये 3 लोग प्लेन के पिछले हिस्से को ढूंढने निकल पड़े और कई घंटों तक चलने के बाद इन्हें प्लेन के कुछ टुकड़े मिले और साथ ही उस खिलाड़ी की लाश भी मिली जो क्रैश के वक्त इनसे बिछड़ गया था। उन्होंने उसकी लाश को दफना दिया और अपना सफर जारी रखा। घंटों की चढ़ाई के बाद ये सभी काफी थक चुके थे और बर्फीली हवाओं के चलते इनका सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। जल्दी रात हो गई और इन लोगों ने एक चट्टान की आड़ में छुपकर रात गुजारने का फैसला किया। अगली सुबह जब इनकी आंख खुली तो ये सभी बर्फ से ढके हुए थे और इन तीनों की हालत काफी खराब थी। इनमें से एक की तो आंखें तक जम चुकी थी और बाकी दोनों अपने पैरों पर खड़े होने लायक भी नहीं थे। अब इनमें आगे बढ़ने की ताकत तो बिल्कुल नहीं थी, इसलिए ये सभी प्लेन के मलबे में बैठकर वापस लौट आए। इन लोगों को खाली हाथ देखकर पूरे ग्रुप में उदासी छा गई और उस आखिरी बंदे ने भी इंसानी मांस खा लिया और अपनी किस्मत को कोसता हुआ सो गया। ऐसे ही दिन गुजरते गए और इन लोगों ने जैसे तैसे करके खुद को 17 दिनों तक जिंदा रखा। लेकिन यहाँ बुरी बात ये थी कि पिछले 5 दिनों से बाहर का मौसम काफी खराब था। अब इस तूफान से बचने के लिए सभी प्लेन के अंदर बैठे होते हैं कि तब ये बड़ा सा तूफान इस प्लेन को बर्फ से भर देता है और अंदर मौजूद सभी लोग बर्फ के नीचे दब जाते हैं। अब जो लोग ऊपर रह गए थे वो इस हादसे से काफी घबरा गए, लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभाला और बर्फ को खोदकर अंदर दबे लोगों को बाहर निकाला। अब सभी लोग तो समय रहते बाहर आ गए, लेकिन एक औरत बर्फ में काफी नीचे दब गई थी और दम घुटने से उस बेचारी की मौत हो गई। लेकिन अभी ये लोग इस हादसे से उबर पाते कि तभी एक और तूफान आता है और ये सभी दोबारा से बर्फ में दब जाते हैं। ये तूफान इतना तेज था कि कुछ लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई। अब अंदर फंसे लोगों ने फटाफट से एक छेद बनाया ताकि उन्हें थोड़ी ऑक्सीजन मिल सके। ये लोग हाथ जोड़कर सिर्फ यही प्रार्थना कर रहे थे कि अब इनके ऊपर और बर्फ ना गिरे, वरना ये सभी हमेशा के लिए यहीं दबकर रह जाएंगे। कुछ घंटों बाद इन्होंने खुद को संभाला और कुल 8 लाशों को इकट्ठा करके उन्हें एक कोने में रख दिया। अब 18वें दिन तक इन्हें अंदर दबे पूरे 2 दिन गुजर चुके थे और इन 2 दिनों के बाद इनका भूख से बुरा हाल था। अब जिंदा रहने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो अंदर मौजूद लाशों का मांस खा ले, लेकिन ऐसा कर पाना इन सभी के लिए काफी मुश्किल था क्योंकि ये सभी लाशें उनके अपनों की थी। अब ये सब देखकर नूमा नाम के इस लड़के को काफी गुस्सा आया और वो प्लेन की खिड़की को तोड़ने लगा। इस दौरान कांच का एक टुकड़ा उसके पैर में घुस गया, लेकिन इसके बाद भी वो रुका नहीं और बर्फ में छेद करता गया और 2 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने एक छेद बना लिया जिससे वो सभी बाहर निकल गए। अब बाहर आकर ये सभी इतने खुश थे मानो ये अपने घर पहुंच गए हो। इन्होंने जिंदा बचे रहने की खुशी मनाई और फिर बर्फ को खोदकर प्लेन को बाहर निकालने लगे। इस दौरान नुमा ये नोटिस करता है कि उसके पैर में जो चोट लगी थी उसमें अब कोई दर्द नहीं है, क्योंकि बर्फ ने उसके घाव को सुन कर दिया था। हालांकि उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बर्फ को खोदना जारी रखा। अब आसमान में सूरज निकला हुआ था, इसलिए उन्हें बर्फ को खोदने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई और कुछ घंटों में ही प्लेन बाहर आ गया। अब धूप काफी अच्छी थी, इसलिए वो सभी प्लेन के पिछले हिस्से को ढूंढने की सोचने लगे, लेकिन इन्हें कोई आइडिया नहीं था कि वो उन बर्फीली रातों का सामना कैसे करेंगे। अब इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए इन्होंने थोड़ा और इंतजार करने का फैसला किया, क्योंकि गर्मियों का मौसम आने वाला था और उस दौरान इस चढ़ाई को करना थोड़ा आसान होगा। देखते ही देखते 34 दिन गुजर गए और अब मौसम पहले से थोड़ा बेहतर हो गया। अब जो लोग पहली बार प्लेन की तलाश में गए थे उनकी तबीयत अभी तक खराब थी और वो दोबारा से चढ़ाई करने की हालत में तो बिल्कुल नहीं थे। अब कुछ घंटों बाद एक और बुरी खबर ने दस्तक दे दी। इन्हें ये बात पता लगी कि कोको के फेफड़ों में पानी भर चुका है और वो जल्द ही मरने वाला है। इन लोगों ने उसे बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन कोको भी मारा गया। इसके बाद इन लोगों ने उसकी बॉडी को दफना दिया और उसके लिखे हुए लेटर को संभाल कर रख लिया। ऐसे ही 2 दिन और गुजर गए और 36वें दिन ग्रुप के 4 लोगों ने ऊपर चढ़ाई करने का फैसला किया और इन 4 लोगों के नाम थे रोबर्टो, क्विंटिन, नूमा और नैंडो। इन लोगों ने ढेर सारे कपड़े पहने और प्लेन की तलाश में निकल पड़े, लेकिन कई घंटों तक चलने के बाद भी उन्हें उनका प्लेन कहीं दिखाई नहीं दिया।
तभी नुमा की तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगी और वो चक्कर खाकर गिर गया। यहाँ बाकी लोगों ने देखा कि उसके पैर की चोट में इन्फेक्शन फैल चुका था। उन्होंने नुमा को वापस चलने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने अकेले ही नीचे जाने का फैसला किया और बाकी लोगों से आगे बढ़ने को कहा। अब नुमा प्लेन के पास तो लौट आया, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो यहाँ पहुँचते ही बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके साथी प्लेन से बर्फ हटाने की कोशिश कर रहे थे। वो उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन कमजोरी के मारे वो हिल तक नहीं पा रहा था। अब अगले दिन वो 3 लोग भी लौट आए और अच्छी खबर ये थी कि उन्हें प्लेन का पिछला हिस्सा मिल गया था। इन लोगों को बैटरीज के अलावा और भी बहुत कुछ मिला, जैसे कि ढेर सारे कपड़े, रम की बोतल्स और सिगरेट के पैकेट्स भी। इन्होंने बैटरीज को प्लेन के रेडियो में डाला और बाहरी दुनिया से संपर्क बनाने की कोशिश की, लेकिन इन्हें सामने से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला और अब इनकी आखिरी उम्मीद भी मिट्टी में मिल गई। इधर नुमा की तबीयत की बिगड़ती जा रही थी और अब उसका इंफेक्शन पूरी बॉडी में फैल चुका था। प्लेन से मिला खाना भी अब खत्म हो गया, इसलिए ये सभी दोबारा से इंसानी मांस खाने लगे। इधर नुमा ने खाना पीना बंद कर दिया ताकि बाकी लोगों के लिए ज्यादा खाना बचे, क्योंकि वो ये जान चुका था कि अब उसकी जान नहीं बचेगी। अब ग्रुप के कुछ लोग एक बार फिर प्लेन के पिछले हिस्से तक गए, इस उम्मीद में कि उन्हें कुछ काम लायक मिल सके। इस बार इनकी किस्मत ने साथ दिया और इन्हें एक वाटरप्रूफ कपड़ा मिला, जिसे आपस में जोड़कर उन्होंने एक स्लीपिंग बैग बनाया। इसके बाद उन्होंने रेडियो पर खबर सुनी कि क्रैश को 58 दिन गुजर जाने के बाद अब सरकार उन्हें ढूंढने के लिए एक आखिरी मिशन चलाएगी। ये खबर सुनकर सभी में दोबारा से जान आ गई और जिंदा बचे रहने की एक छोटी सी उम्मीद मिली। यहाँ कुछ लोगों ने कहा कि हमें यहीं रुककर उनका इंतजार करना चाहिए, जबकि बाकी लोगों ने कहा कि अगर वो यहीं रहे तो कोई भी उन्हें देख नहीं पाएगा। उस रात नुमा की तबीयत बिगड़ने लगी, इसलिए उसने सभी से कहा कि जब वो मर जाए तो वो उसकी लाश को खाकर जिंदा बचे रहे। कुछ घंटों बाद नुमा की मौत हो गई और इन सभी को उसके पास एक लेटर मिला। लेटर में नुमा ने लिखा था कि वो बहुत खुश है कि वो अपने दोस्तों के बीच मरा, क्योंकि उसे इससे अच्छी मौत नहीं मिल सकती। अब नुमा का ये लेटर पढ़कर सभी के अंदर एक अलग सा जोश आ गया और ग्रुप के 3 लोग दोबारा से मदद की तलाश में निकल पड़े। और ये 3 लोग थे रोबर्टो, टिनटिन और नैंडो। एक नया स्लीपिंग बैग और ढेर सारा खाना लेकर उन्होंने अपनी चढ़ाई शुरू की। इस बार इन तीनों ने ठान लिया था कि वो हर हाल में इन पहाड़ों को पार करेंगे और चिल्ले तक पहुंचकर सभी के लिए मदद बुलाएंगे। ये तीनों बिना रुके चढ़ाई करते रहे और जब रात हुई तो वो उस स्लीपिंग बैग के अंदर सो गए। अगली सुबह इन्होंने फिर से अपनी चढ़ाई शुरू कर दी और पहाड़ की चोटी तक पहुंच गए, लेकिन ऊपर का नजारा देखकर मानो इनकी हिम्मत सी टूट गई। इनके सामने पहाड़ी पहाड़ थे और इसका मतलब इन्हें अभी काफी लंबा रास्ता तय करना था। इनके मन में ख्याल आया कि वो सभी वापस मुड़ जाएं, क्योंकि इस सफर को पूरा करने के लिए उनके पास पर्याप्त खाना नहीं था। यहाँ टिनटिन ने अपना खाना इन दोनों को दे दिया और खुद वापस लौट गया ताकि ये दोनों इस सफर को पूरा कर सकें। हालांकि ये सफर काफी लंबा और चुनौतियों से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी इन दोनों ने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते रहे और आखिर 10 दिनों तक लगातार चलने के बाद इन दोनों की मेहनत रंग लाई। ये दोनों एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां ऊपर के मुकाबले बर्फ काफी कम थी। इन दोनों को एक साफ पानी की नदी भी मिली, जहां रुककर इन्होंने ढेर सारा पानी पिया और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। इन्हें घोड़े पर सवार एक आदमी दिखा जो नदी के उस पार खड़ा था। इस आदमी को देखकर इनकी खुशी का तो ठिकाना नहीं था। इन लोगों ने जोर जोर से चिल्लाकर उस आदमी से मदद मांगी, लेकिन बहते पानी के शोर में वो आदमी कुछ सुन नहीं पा रहा था। इसलिए उसने पेपर और पेंसिल नदी के इस पार फेंका और इन दोनों ने उस कागज पर अपनी सारी कहानी लिख दी। इसके बाद ये आदमी उस कागज को लेकर सरकारी अफसरों के पास पहुंचा और खबर मिलते ही सरकार ने उन सभी लोगों को बचाने का मिशन चालू कर दिया। ये आदमी रोबर्टो और नैंडो को अपने घर ले आया, जहाँ उन्होंने भरपेट खाना खाया। अब ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई और बहुत जल्द यहाँ रिपोर्टर्स का मेला लग गया। अब ऊपर फंसे लोगों ने भी ये खबर सुन ली और सभी खुशी के मारे उछलने लगे। इसके बाद उन्होंने अपने हाथ मुंह धोए और अपना अपना सामान पैक कर लिया। जल्दी रेस्क्यू टीम रोबर्टो और नैंडो को लेकर इस लोकेशन पर पहुंची और प्लेन क्रैश के 72 दिनों बाद आखिरकार इन लोगों को बचा लिया गया। इसके बाद इन सभी लोगों को शहर लाया गया, जहाँ ये लोग अपने परिवार वालों से मिले। अब इन सभी लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और शहर के सभी लोगों ने इनका हीरोज की तरह स्वागत किया। यहाँ इन सभी ने एक दूसरे की नहाने में मदद करी और फिर इन लोगों को अलग अलग बिस्तर दिए गए। लेकिन उस रात भी ये सभी एक दूसरे के साथ सोए, क्योंकि उस हादसे के बाद ये सभी काफी गहरे सदमे में थे। कहानी के एंड में हमने जाना कि उस प्लेन में कुल 45 लोग ट्रैवल कर रहे थे, जिसमें से केवल 16 लोगों की जान बच पाई।